मैं डॉक्टर अपेक्षा से विनंती करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। एक किताब का असल में इजरा होने जा रहा है। हसीना मैडम से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर इकबाल साहब जिस किताब का इजरा होने जा रहा है उसकी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। मैं डॉक्टर इकबाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। दोस्तों, ये किताब आज जिसका रस्म इजरा होने जा रहा है, ये किताब एडवोकेट नासिर खान ने लिखी हुई है। ये एडवोकेट हैं गुंटूर, आंध्र प्रदेश के। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि आज़ादी के जो मुस्लिम्स पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में एक बहुत बड़ा तफसील से उन्होंने किताबें लिखी हैं और ये बहुत से लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में ये पहुंच चुकी है, क्योंकि मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमेशा अवॉइड किया जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता। एक मिसाल मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि महाराष्ट्र को फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है। फुले शाहू अम्बेडकर का कहा जाता है। अभी फुले कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले। अब महात्मा ज्योतिबा फुले की जो बीवी थी जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है, ये महाराष्ट्र के जो औरतों का पूरे इंडिया के अंदर जो औरतों का जो एजुकेशन का जो नींव डाली गई, वो उसका क्रेडिट क्रांतिवीर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इनके कंधे को कंधा लगाकर जो काम करने वाली फातिमा शेख है, इसका नाम कहीं नहीं है। नसीर साहब ने लिखी हुई है और ये फातिमा शेख पे लिखी हुई है और ये अंग्रेज़ी में है और इसका तर्जुमा मैं मराठी में करने जा रहा हूँ। खोलिए, हसीना खोलिए। शुक्रिया। मैं एडवोकेट रुबीना सैयद से गुजारिश करता हूं कि वो अपने टॉपिक पर हमारी रहनुमाई फरमाए। एडवोकेट रुबीना सैयद। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शूख नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शूख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज का मेरा टॉपिक है हिंदुस्तान की सियासत और औरतों पे होने वाले असरात। जैसे आप लोगों को पता है, इतिहास गवाह है, सियासत के लिए हमेशा औरतों का इस्तेमाल किया गया है। दौर बदल चुका है, आज औरत इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ नहीं रही है। हमने मर्दों को दुनिया बताई है। अगर आपकी माएँ आपको कहती कि जब उजाला है वो रात है और जब अंधेरा है वो दिन है, पूरी ज़िंदगी आप उसी चीज़ को याद रखते। इस दुनिया की बुनियाद और इस दुनिया को बढ़ाने के लिए कुदरत ने और अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरतों को चुना है। इसका गवाही कुरान, बाइबल और भगवत गीता, रामायण खुद देती है। जैसे कि बाइबल में बीबी माँ मरियम, कुरान में बीबी मरियम और महाभारत में गंगा देवी जिन्होंने पिता माँ को जन्म दिया। वहाँ पे उनके वालिद का कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन वालदा का ज़िक्र है, औरत का ज़िक्र है। तो ये चीज़ मज़हब भी साबित करता है कि बिना मर्द के औरत को औलाद हो सकती है, लेकिन बिना औरत के दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। इससे बड़ी मिसाल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज मोदी गवर्नमेंट से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि 1 अगस्त को पर्टिकुलर मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे डिक्लेयर किया गया है। मैं ये मानती हूँ कि औरतों के खुद के हकूक़ है,
उसके लिए पर्टिकुलर डे बनाने की क्या ज़रूरत है? हमें संरक्षण की ज़रूरत है, हमें आरक्षण की ज़रूरत है। आपकी इस दोगली सियासत की ज़रूरत नहीं है जो कि आप सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो हमारे हाथ में ट्रिपल तलाक का चॉकलेट दिया गया और कई सारे गैंग रेप्स हो रहे हैं। अगर औरत सुरक्षित नहीं है तो औरत इनके ये सारे उसूलों को और इतनी सारी फैसिलिटीज़ को कैश कैसे कर सकती है ना? यानी आप घर में रहिए क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपके साथ गैंग रेप हो सकता है, आप पे रेप हो सकता है, आप पे एसिड अटैक हो सकता है, तो औरत बाहर निकलेगी नहीं। बाहर निकलेगी नहीं तो वो अपने राइट्स को कैश कैसे करेगी, यूटिलाइज कैसे करेगी, इस्तेमाल कैसे करेगी? आज बेटियों को, हिंदुस्तान की बेटियों को अच्छी सेहत की ज़रूरत है। आप इजराइलियों की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ जाके स्टडी कीजिए। उनका बोलना ये है कि हमको आबादी नहीं बढ़ानी है, हमको बेहतरीन नागरिक दुनिया में लाने हैं। उनके पास अगर औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका हर लिहाज से ख्याल रखा जाता है, उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, खाने पीने का, एक्सरसाइजेस का, म्यूज़िक सुनाई जाती है, उससे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ताकि आने वाली ज़िंदगी एक सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद जिस्म लेके पैदा हो। क्या ये सारी सहूलतें हमारे पास हिंदुस्तान में अवेलेबल है? तो हमारी मोदी सरकार ये सब चीज़ों के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? हाँ, पेपर वर्क बहुत बेहतरीन किया जाता है, पेपर के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को दर्शाया जाता है, लेकिन हकीकत में अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके देखें तो किसी किस्म की कोई सहूलत गरीब औरतों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम एक सेहतमंद शहरी इस हिंदुस्तान को कैसे दे सकते हैं? मेरी मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है और मैं चैलेंज करती हूँ मोदी गवर्नमेंट को कि आपने हमारे प्यारे हिंदुस्तान को हिंदू, मुस्लिम और दलित में बांट दिया है। बराए करम आप औरतों को ना बांटें। औरतों को हिंदू औरतें और मुस्लिम औरतें इस तरीके से मत बांटिए। औरत को औरत ही रहने दीजिए। औरत ने हर दौर में अपने काबिलियत का लोहा मनवाया है, मनवाती रहेगी। चांद बीबी सुल्ताना, झांसी की रानी, उस टाइम पे कोई मोदी गवर्नमेंट नहीं थी कि उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी और हमने तुमको राइट्स दिए। आज भी हमको आपके राइट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमको कुछ देना चाह रहे हैं तो बच्चियों के लिए बेहतरीन एजुकेशन, उनके हिफाजती प्रोग्राम्स, उनके हेल्थ, मेंटल हेल्थ और उनकी सेहत के लिए आप कुछ कीजिए। रिजर्वेशन की जो मुद्दे उठे हैं पिछले कई सालों तक, वो आज भी फाइलों में बंद होके रह गए हैं। कोई क्यों अपनी बेटी को बाहर भेजेगा जब तक उनकी हिफाजत के लिए आप कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे? आज कई मेरे यहाँ पे काबिल दोस्त मेडिकल फील्ड से हैं और मैं एक एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। कई सारे मैंने रेप केसेस अटेंड किए हैं। आपको पता है उस टाइम पे एक लड़की का जब रेप होता है तो उसको किस मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, किस तरीके से उसको ह्यूमिलेट किया जाता है। सबसे पहले तो पुलिस आने तक उसको हाथ ही नहीं लगाया जाता और हाथ लगाने के बाद सिर्फ ये एग्जामिन किया जाता है कि उसका रेप हुआ है कि नहीं। ये नहीं देखा जाता कि उसको वो कितनी इंजर्ड हुई है, उसको फिजिकल कितना हार्म हुआ है, वो कितनी तकलीफ में है। किसी किस्म का कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। यू का इन्फॉर्मेशन, आई ऑब्जेक्ट ऑन दैट। एक औरत होने से पहले एक इंसान है। आप इंसानियत के नाते ये जो प्रोसीजर है इसको बदलिए कि भाई आपके पास कोई रेप अटेम्प्ट के केस में आता है, वो लेडी को आप फर्स्ट स्टेज दीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए, पहले उसकी तकलीफ को दूर कीजिए। एक मैंने घाटी में केस अटेंड किया था। शी वॉज 16 ईयर ओल्ड, एब्सोल्युटली इंजर्ड। उसका इंस्टाइन पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, लेकिन डॉक्टर वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। दे सेड दिस इज रेप केस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इज दैट राइट? आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस। फिर आप हमारे लिए राइट्स के प्रोग्राम्स और हमको राइट्स दे रहे हैं। ये ऐसे दोगले राइट्स को लेकर और हम लोगों को ग्रुप्स में बांटकर, हमारे अंदर डिवाइड करके या एक समाज से बगावत करने लगाने की ये जो आपकी दोगली कोशिश है, ये आप अपने हद तक ही रखिए। लेडीज़ से मेरी ख़ास गुजारिश है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में।
ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। सामाइन, मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहने के लिए मौजूद हुई हूँ कि आज ये जो सियासत चल रही है ये खुले आम मुस्लिम लेडीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़। कई बार ये कहा जाता है कि आप तो पूरे पर्दे में हैं और आपके घर पे आपको किसी किस्म के कोई राइट्स नहीं हैं और आपको बहुत बंदिश में रखा जाता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर हमारे समाज में सहूलतें और अगर मुस्लिम समाज में बेटी को सपोर्ट नहीं होता तो आज रुबीना, एडवोकेट रुबीना सैयद नहीं होती। ये इस चीज़ की एक बड़ी मिसाल है। दूसरी बात, पर्दा औरत को पर्दे में रखने, काबू में रखने या औरत को बांध के रखने के लिए नहीं है, ये औरत की खुद हिफाजत के लिए है। बाहर हम निकलते हैं, किसकी नज़र कैसी है बताया नहीं जा सकता, तो आपकी खुद हिफाजत हो। ये रेप अटेम्प्ट्स और ये सारी चीज़ें ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है, इसकी वजह से ये सारी हरकतें यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो थोड़ी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करें। और एक औरत हिजाब में या बुरखे में 1 लाख मर्दों के बीच में मुकाबला कर सकती है, यह हमारे मज़हब से इजाज़त है। माँ आयशा, बीबी फ़ातिमा इसकी मिसालें हैं जो हमारी तारीख़ इसकी गवाही देती है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल फरमाने के बाद भी माँ आयशा ने उनकी रिवायतों को आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हिजाब पहनेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे, नहीं। इम्प्रूव स्टार्ट फ्रॉम आई लेटर, यू इम्प्रूव योरसेल्फ। आप जितनी मजबूत हिजाब में और बुरखे में ख़ुद को महसूस करती हैं, उतनी मजबूती के साथ और उतनी बहादुरी के साथ आप समाज का और सोसाइटी का मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप हिफाजत में हैं और आपके ऊपर कोई गंदी नज़र नहीं डाल सकता। आपको मालूम है कि जंग में औरतों को फर्स्ट फ्रंट पे लड़ने की इजाज़त क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो ज़न्फ़ नाजुक है, इसके लिए नहीं। उसके पीछे भी एक कंसेप्ट है। अगर सामने वाले ने आपके ऊपर वार करने के बजाय आपके कपड़ों पे कर दिया तो आप आधे वहीं ख़त्म हो गए। इसके लिए लेकिन औरतों को डिनाई नहीं किया गया है। औरतों ने भी हमेशा मर्दों के शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर पूरी जंगों में हिस्सा लिया है और इस्लाम की तारीख़ इस बात की गवाह है। तो हमको कमज़ोर समझना, और आज मोदी गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है कि उनका ये बोलना है कि मुस्लिम औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मर्दों में हमारी हिफाजत करने की ताकत है। और जब हम बाहर निकल जाए ना तो आप हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ना ही आप हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मर्द हम लोगों की पूरी तरीके से हिफाजत करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। हमारी बेटियां भी पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन आप यहाँ पे जो गंदी सियासत चला रहे हैं, आप यहाँ पे जो बता रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड और कंजर्वेटिव सोच के साथ परवरिश की जा रही है, आपके साथ में बहुत जुल्म हो रहा है, आपको 3 तलाक दे के छोड़ दिया जाता है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो बार बार उछाला जा रहा है, तो मैं इस पर एक रोशनी डालना चाहूँगी कि हर समाज में, हर माशरे में, हर तबके में, हर जगह अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम समाज को, मुस्लिम माशरे को गंदगी और बुराई का चश्मा लगाकर देखेंगे तो आपको वही चीज़ दिखाई देगी। हर सिक्के के 2 रुख रहते हैं, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो आप हमेशा हमको निगेटिव तरीके से देखेंगे और औरतों को वर्गला के हमारे समाज के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ बहुत गलत है। इस पे मैं एक शेर बोलना चाहूँगी कि समुंदर की खामोशी को देखकर ये न समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। समुंदर की खामोशी को देखकर ये न समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। हम उठेंगे तो तूफ़ान बन के उठेंगे, हमने अभी उठने की ठानी नहीं है। सामाइन, मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि इस नाजुक वक्त पे हिंदू मुस्लिम
दलित, ये सब चीज़ों को छोड़कर हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और ये जो नफ़रत की सियासत को दिन ब दिन एक चिंगारी को आग दे के जंगल की आग बनाना चाह रहे हैं, इसे हमें ख़त्म करना है। हम हिंदुस्तान का जो बेस है, हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जो रियलिटी, जो प्योरिटी है, उसको ख़त्म नहीं होने दे सकते। यहाँ पे जितना इस मिट्टी में हिंदुओं का खून शामिल है, इसमें हम मुसलमानों का खून भी शामिल है और दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई जीती है। हमारे आबा व अजदाद की लाशें भी इसी मट्टी में दफन हुई है जहाँ पे आपके आबा व अजदाद की लाशों को आपने जलाया है। यहाँ पे हमारा रूट बेस है, इससे हमको अलग करना नामुमकिन है। औरतों की सियासत करना आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि औरतों की सियासत बहुत ही दोगले और कमज़ोर लोगों की अलामत है। औरत को इस्तेमाल करना सियासत के लिए बहुत गलत बात है। आज औरत इस चीज़ से बहुत मुतासिर हो रही है और जो औरतें इन सियासत का शिकार होंगी वो ना घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अपने जो रूट्स हैं उनको, जो हिंदू औरतें हैं वो अपने मज़हब को पकड़ के चलें, जो मुस्लिम औरतें हैं, क्योंकि कोई मज़हब भेदभाव और गंदगी नहीं सिखाता है, ये हमारी सोच है। और मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली, अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई औरत होती तो आप इतने बेबाकाना तरीके से सियासत नहीं कर रहे होते। जैसे कि मैंने कहा कि इम्प्रूव स्टार्ट फ्रॉम आई लेटर, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। आप आज तक भी आपने अपनी बीवी के फीलिंग्स को नहीं समझा, तो बराए करम आप हम लोगों के फीलिंग्स को समझने की कोशिश मत कीजिए। और अगर में आप वाकई में समझदार हैं और वाकई में आप हमारे भाईजान बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हिफाजती इक़दामात न सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए बल्कि हिंदू औरतों के लिए भी, क्योंकि वक्त की और जुल्म की चक्की में हर औरत पिस रही है, सिर्फ मुस्लिम औरत पिस रही है ऐसा नहीं है। तमाम माँओं और बहनों और बेटियों के लिए आप हिफाजती इक़दामात करें, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे फ़िज़िकल हेल्थ के लिए और रिज़र्वेशन के लिए, ताकि हम अपने हुनर का लोहा हर प्रांत में, हर तबके में, हर जगह मनवा सके। और आज छोटे छोटे गांवों में जो बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल्स नहीं हैं, उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हायर स्टडीज़ और एजुकेशन से वंचित हैं। उनके लिए आप कोई प्रोग्राम्स स्टार्ट करें, तब मैं मानूंगी कि वाकई में आपकी गवर्नमेंट औरतों के लिए कुछ कर रही है। हम लोग भी उजागर हो चुके हैं, आपके छोटे छोटे टॉफ़ीज़ और चॉकलेट से हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तो बराए करम इन सारी साजिशों को छोड़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हमारे लिए अगर आपकी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो आप करिए, वरना ये दकियानुसी ऐसे ट्वीट्स और लिंक्स भेज के कि आज 1 अगस्त है और आप लोग हमसे ज्वाइन हो जाइए और आज का वुमेंस राइट्स डे है, तो वुमेंस को राइट्स की ज़रूरत नहीं है, उसको खुदरत ने अपने राइट्स के साथ पैदा किया है, बशर्त है कि औरत अपने राइट्स को पहचाने, मजबूत बने और आगे बढ़े। बस मेरी औरतों से यही गुजारिश है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यहीं पे अपनी स्पीच ख़त्म करती हूँ एक शेर के साथ। ए महफिल अब वक्त हो चुका है, ए महफिल अब वक्त हो चुका है, होती हूँ तुमसे रुखसत लीजिए सलाम मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।